नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एएनपी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। भारत इस वक्त कोरोना वायरस की भयानक लहर का सामना करना पड़ रहा है। हर बदलते दिन के साथ ही देशों में कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस सामने आए। 3,52,000 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए, जो कि दुनिया में अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो वहीं 2,812 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से फोन पर बात कर दोनों देशों के बीच जारी अलग अलग द्विपक्षीय पहलुओं की समीक्षा की और कोविड-19 सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से फोन पर बात हुई है। हम दोनों ने देशों के बीच में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है और साथ में कोरोना पर साथ लड़कर चलना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएमओ ने बताया कि उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों के लिए जरिए की जा रही तैयारी और संचालन की समीक्षा की। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने पीएम को जानकारी दी है कि पिछले 2 सालों में सेवानिवृत्त लेने वाले सशस्त्र बलों के सभी चिकित्सक कर्मियों को कोविड केंद्रों में उनके वर्तमान निवास स्थान के पास में ही तैनात किया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर संकट में बदल चुकी है। अस्पताल भर चुके हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम पड़ चुकी है। मरीज डॉक्टरों का इंतजार करते हुए दम तोड़ रहे हैं। मृतकों की वास्तविक संख्या सरकारी आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। दुनिया के लगभग आधे नए केस भारत में मिल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये संख्या विचलित करती है और फिर भी वायरस के फैलाव की सही स्थिति नहीं दिखाई जा रही है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग संक्रमण के चलते बेहाल और लाचार नजर आ रहे हैं। संकट की इस घड़ी में जहां एक तरफ बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत है, वहीं कोरोना के दौरान होने वाली मौतों के आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार को कोरोना की असली डेटा भी जनता तक पहुंचाने चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार को सत्ता का दम छोड़कर एक परिवार वालों की तरह सोचना चाहिए और उसे तत्काल कोरोना पीड़ितों के घरों पर भी ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। सीएसआईआर के एक सर्वे के अनुसार पिछले साल सितंबर में कोरोना के मामले पीक पर पहुंचने के बाद सीरो पॉजिटिव लोगों में सार्थक एंटीबॉडी न होने के कारण हो सकता है कि इस साल मार्च में फिर से अचानक मामले बढ़ गए। सीएसआईआर ने 10,427 लोगों पर अपना सीरो सर्वे किया। सीरो सर्वे में सीएसआईआर की 40 प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्य शामिल थे। इनमें 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लोग शामिल हुए। देश भर में कोरोना महामारी के चलते हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों की संख्या में हर रोज दर्ज हो रहे संक्रमितों के नए आंकड़े चिंता में डाल रहे हैं। वहीं हजारों लोग रोजाना अपनी जान गंवा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से बने हालात बदतर हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान किया। साथ में उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि इस समय देश में 82% कोरोना के मामले ठीक हो चुके हैं। करीब 16.25% मामले यानी कि 28,13,658 मामले अभी भी सक्रिय मामलों की दृष्टि में हैं, जिसकी निगरानी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ राज्य हैं जहां सक्रिय मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर और जांच केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिल्ली सरकार को नमूने इकट्ठे करने की प्रक्रिया को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। कई वकीलों ने पीठ को बताया कि उन्हें जांच करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में अस्पतालों के सामने ऑक्सीजन को लेकर बड़ा संकट पैदा हो चुका है। राजधानी दिल्ली को इस संकट से आज कुछ राहत मिली है। दरअसल कुल 70 टन ऑक्सीजन के 4 टैंकर को लेकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस रविवार रात को रायगढ़ के जिंदल इस्पात संयंत्र से रवाना हो चुकी है और फिर दिल्ली पहुंचेगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने यह जानकारी दी है। बिहार में कोरोना के कहर इस कदर बढ़ चुका है कि मोक्षधाम पर भी वेटिंग चल रही है। हाल ही में 20 से 24 घंटे तक दाह संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में परिजनों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। अस्पताल में बेड के लिए इंतजार करने के बाद उन्हें शमशान घाट पर भी
भूखे प्यास से इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल शवों की संख्या बढ़ने से शमशान घाटों की व्यवस्था चरमरा चुकी है। देश भर में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के बीच कोरोना वायरस से बीएमसी ने बताया कि उसे कोविड-19 वैक्सीन की 1,58,000 डोज मिली है। सरकार की प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों में इसका वितरण शुरू कर दिया जाएगा। बीएमसी के अनुसार इसमें मुंबई में 26 से 28 अप्रैल तक कम से कम 3 दिनों के लिए टीकाकरण सुचारू रूप से चल सकता है। इस बीच ये भी कहा गया है कि वैक्सीन स्टॉक में कोवैक्सीन का स्टॉक बहुत सीमित है। गाजियाबाद पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन टैंकर को अस्पताल तक पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन इस दावे की पोल उस समय खुल गई जब एक ऑक्सीजन का टैंकर दिशा भटक गया। समय से काफी देरी से वो अस्पताल पहुंचा। ऐसे में अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। सर्च ऑपरेशन चलाकर देर रात मेरठ से प्रतापपुर के पास में टैंकर को बरामद कर दिया गया। तब जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। दरअसल शनिवार रात भोजपुर ऑक्सीजन प्लांट से एक टैंकर मेरठ के लिए निकला था। कोरोना की लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है। इस बीच रविवार रात हिसार के एक निजी अस्पताल में भी 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसके बाद मृतकों के परिजन अस्पताल को और अस्पताल प्रबंधन सरकार को कोसते नजर आए। इस दौरान अस्पताल में खासा हंगामा भी देखने को मिला। हिसार के सोनी बर्न अस्पताल में पंजाब के रहने वाले 4 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में पाबंदियों के बावजूद कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते 7 दिन के अंदर राज्य में कोरोना के 99,568 नए केस मिले हैं। इस दौरान संक्रमण की दर तेजी से बढ़ी है। राज्य में 12 से 18 अप्रैल के बीच ये दर औसतन 14.80% थी, जो पिछले सप्ताह 19 से 25 अप्रैल से बढ़कर 20.31% पर पहुंच चुकी है। यानी कि इसमें 5.5% का इजाफा हुआ है। कोरोना संक्रमण से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। ये सिर्फ आम आदमी को ही नहीं बल्कि किसी को भी चपेट में ले सकता है। इस महामारी ने हरियाणा पुलिस का एक काबिल अफसर छीन लिया है। अशोक कुमार नाम के अफसर झज्जर में डीएसपी के रूप में सेवारत थे और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कई दिन से एम्स में भर्ती थे, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन लगातार उनकी तबीयत खराब होती गई और फिर आज उनका निधन हो गया। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रदेश सहित पूरे देश में ऑक्सीजन की भारी कमी से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसे ही कुछ लोग हैं जो मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराकर उनकी मदद कर रहे हैं। भदोही के एक अस्पताल संचालक की तरफ से बड़ी संख्या में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवाकर निःशुल्क दिए जा रहे हैं। कोविड मरीजों को हॉस्पिटल की इस पहल से बड़ा लाभ मिल रहा है। राजधानी दिल्ली के छतरपुर में आईटीबीपी का कोविड केयर सेंटर खुल चुका है। खुलते ही हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस और लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और प्रशासन लगातार लाउड स्पीकर पर घोषणा कर रहे हैं कि वॉक-इन मरीजों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। ना ही यहां आईसीयू बेड है, इसलिए गंभीर मरीज यहां न आए। आईटीबीपी के इस हॉस्पिटल में फिलहाल 500 बेड हैं और सभी पर ऑक्सीजन की सुविधा है। गुजरात के सूरत शहर में स्टेशन रोड पर एक बहुमंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर बने आयुष अस्पताल में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग रात करीब 11:30 बजे लगी थी, जिसके बाद आईसीयू में भर्ती 16 मरीजों को बचा लिया गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर टीम पहुंची और सभी मरीजों को सुरक्षित बचा लिया गया। देश में लगातार तेजी से फैल रहे कोरोना के बीच जहां देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, वहीं जम्मू में इस कमी को दूर करने के लिए कुछ संस्थाओं ने अनोखी पहल शुरू की है। जम्मू में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में व्यापार से जुड़े कुछ व्यापारियों ने अब जरूरतमंद जनता के लिए ये अपने मुफ्त करने की बात की है। साथ में देश भर में रोजाना कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं और इसके साथ ही अब लोगों को मदद मिल पाएगी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक में 14 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन मंगलवार रात 9 बजे से लागू होगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कैबिनेट की बैठक के बाद लॉकडाउन के फैसले का ऐलान किया। इसकी संभावना पहले ही जताई जा रही थी। कर्नाटक में लॉकडाउन के दौरान लोगों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खरीदारी करने की इजाजत होगी। कोरोना संकट के बीच राजधानी के लोगों को दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस आने के बाद कुछ राहत मिल सकती है। बोकारो से रविवार दोपहर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर चली दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के चारबाग पहुंच चुकी है। इस बार 15-15 हजार लीटर की क्षमता वाले 4 टैंकर आए हैं। इसके अलावा वाराणसी से भेजे गए टैंकर भी अनलोड कर दिए गए हैं। रेलवे ने बोकारो से आने वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए 735 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया था।
तो वहीं देश में कोरोना की हाहाकार मचा रहा है। कोरोना मरीजों के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच मद्रास हाईकोर्ट चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते नजर आया। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कोरोना फैलाने में शामिल सेंट्रल फोर्स को वापस बुलाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान कोविड के मामले बढ़ने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। जोधपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की कोरोना मरीजों के परिजन को एक सलाह चर्चा में है। दरअसल मंत्री जी जोधपुर के अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। एमडीएम अस्पताल में एक मरीज के परिवार की 2 महिलाओं ने इस दौरान उनसे मदद मांगी। इस पर शेखावत ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप बालाजी महाराज को नारियल चढ़ा देना, भगवान सब ठीक कर देंगे। ऑक्सीजन सप्लायर आइनॉक्स ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वो पूरे देश में 800 अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है और केवल दिल्ली शिकायत कर रही है। आइनॉक्स ने कहा कि ये तब हो रहा है जब दिल्ली के लिए उसकी सप्लाई केंद्र द्वारा कम कर दी गई है और इसके उत्पादन का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश को आवंटित किया गया है। आइनॉक्स ने कहा कि दिल्ली के लिए इसका आवंटन 105 मैट्रिक टन से कम होकर 80 मैट्रिक टन हो चुका है। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 23% बनी हुई है। एक्टिव केस 91,000 से ज्यादा हो चुके हैं। अधिकतर अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और आईसीयू की बड़ी किल्लत पैदा हो चुकी है। मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। इंदौर समेत प्रदेश के 24 जिलों में नए मरीज भर्ती करने के लिए आईसीयू और एचडीयू के भी बेड नहीं है। संक्रमण रोकने के लिए भोपाल समेत 7 शहरों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते केस के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बचाव और राहत का काम जारी है। कोरोना वायरस से संक्रमित सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को बचाव के निर्देश दिए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 के दौरान राहत पहुंचाने में अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। मोर्चा संभाल रखा है। देश में लेकर विदेश तक वायुसेना के एयरक्राफ्ट खाली ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना का एक C-17 ग्लोबल मास्टर एयरक्राफ्ट 7 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर से लेकर दुबई से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ पहुंच रहा है। पानागढ़ के ऑक्सीजन की सप्लाई के बाद इन टैंकर्स को ऑक्सीजन से भारत में देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। भारत में कोरोना के चलते पैदा हुए ऑक्सीजन संकट के बीच तमिलनाडु सरकार ने तूतीकोरिन में वेदांत स्टार लाइट प्लांट को फिर से खोलने की इजाजत दी है। फिलहाल 4 महीने के लिए ही इस प्लांट को खोला जाएगा, यानी कि एक बार फिर से यहां से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो सकेगा। वेदांत स्टारलाइट प्लांट से 1000 टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। राज्य सरकारों ने कहा कि वेदांत का स्टारलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट खोला जाएगा। तो वहीं 27 अप्रैल को होने वाली शाही स्नान के लिए मेला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अखाड़े से बातचीत करने के बाद अखाड़ों के स्नान का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। 14 अप्रैल के शाही स्नान से क्रम में ही अखाड़े स्नान करेंगे। वहीं कोविड-19 की वजह से संतों और श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम रह सकती है। इस स्थिति को देखते हुए मेला प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया है। महाराष्ट्र से 2 अच्छी खबरें सामने आई हैं। यहां राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री मिलेगी। वहीं मुंबई में नए मरीजों की संख्या पिछले 1 हफ्ते से लगातार कम होती नजर आ रही है। हालांकि चिंता की बात यह है कि राज्य में अभी भी नए संक्रमितों का आंकड़ा 60,000 से ज्यादा ऊपर है। पिछले 24 घंटे में भी 66,191 नए केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कर्फ्यू के दिनों में यात्रियों की संख्या को कम करने के लिए कर्फ्यू वाले दिनों में मेट्रो नहीं चलेगी और वीकेंड पर पूरी तरीके से बंद रहेगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक रितु माहेश्वरी ने बताया कि अब वीकेंड में कर्फ्यू के दौरान 2 दिनों तक मेट्रो की सेवा बंद रखी जाएगी। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
वीरो और भैनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिहड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंगी एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज तुहाडे नाल यही गल करना चाहुंदा है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है, और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟੀਕੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। तो ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ताकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ और ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ताकि अपना परिवार बच सके। कोविड टीकाकरण पंजाब ਲਈ अपने परिवार ਲਈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते बाकी खबरों का। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लगे लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक के लिए कर दिया गया है। वहीं पूरे महाराष्ट्र में भी 1 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। अब ऐसे में रेलवे ने मुंबई और दिल्ली के अलग अलग स्टेशन से बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। रेलवे समय समय पर ट्वीट करके नई ट्रेनों की जानकारी बता रहा है। साथ में नई ट्रेन चलने से लोगों को राहत मिली है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की वजह से आज दिल्ली से लगने वाले हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ बॉर्डर बंद रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों और दिल्ली सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया। हालांकि किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खाली कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली पुलिस को एक भेजे मेल में कहा कि जरूरी सेवाओं जैसे कि ऑक्सीजन टैंकर और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोल दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 34 सीटों पर वोटिंग हुई। कोरोना महामारी के बीच वोटिंग के दौरान वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शाम 5:30 बजे तक 75.6% ने वोट डाला। इस चरण के दौरान 284 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतपेटी में बंद हो चुका है। 7वें चरण के दौरान भी 9.966 और तमाम सीटों पर मतदान हुआ। कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी और राज्य के कद्दावर मंत्री फिरहाद हकीम ने 7वें चरण की वोटिंग के दौरान सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। फिरहाद ने कहा कि उनके पोलिंग एजेंट को खरीदने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कोलकाता पुलिस में इसकी शिकायत दी। आपको बता दें कि अब तक की सभी चरणों में छोटी बड़ी हिंसाओं की खबरें देखने को मिली हैं। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुश्किल समय में एयरलाइन कंपनी विस्तारा ने एक शानदार पहल की है। कंपनी ने सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स और नर्स को देश भर में कहीं भी जाने के लिए विस्तारा ने फ्री में अपनी सेवा देने की पेशकश की है। विस्तारा ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को पत्र लिखकर मदद की पेशकश की है। कंपनी ने कहा कि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त में एक जगह से दूसरी जगह भेजने की सुविधा दे रहे हैं। भारत में बढ़ते कोरोना संकट के बीच आईपीएल के सुरक्षित बायो बबल में भी खिलाड़ियों को चिंतित कर दिया है। भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविंद्र चंदन अश्विनी ने के अलावा कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने लीग बीच में छोड़ दी है, जबकि बीसीसीआई ने कहा कि खेल जारी रहेगा। दिल्ली कैपिटल्स के अश्विन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रविवार को मैच जीतने के बाद ट्वीट किया कि मैं कल से इस सत्र को छोड़ रहा हूं। दिल्ली की एक अदालत ने 26 जनवरी की हिंसा के मामले में आरोपी और पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि उससे पहले कि 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है और वो लगभग 70 दिनों तक हिरासत में रहा। इससे पहले कोर्ट ने उसे एक अन्य मामले में समान तथ्यों पर एएसजी की तरफ से नियमित जमानत दी थी। 17 अप्रैल को जब दीप सिद्धू को जमानत मिली थी तब पुलिस ने एक और मामले में गिरफ्तार किया। भारतीय मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस सप्ताह 27 अप्रैल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस इलाके में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की आंधी चलने की भी संभावना है।
मारुति सुजुकी के पूर्व एमडी जगदीश खट्टर का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। जगदीश खट्टर 78 साल के थे और ये 1993 से 2007 तक मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ जुड़े रहे। उनके नेतृत्व में मारुति ने खूब लोकप्रियता हासिल की। खट्टर को 1993 में पहली बार मारुति के मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया था। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। घरेलू मार्केट को ग्लोबल मार्केट में बनी तेजी के बीच इसको मेटल, बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों का सपोर्ट मिला। सिर्फ फार्मा शेयरों के इंडेक्स में थोड़ी बहुत कमजोरी आई। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बेंचमार्क इंडेक्स के अलावा छोटे और मझोले शेयर वालों को भी इंडेक्स में मजबूती का रुझान देखने को मिला। 93वें अकेडमी अवार्ड्स की घोषणा हो चुके इस साल ऑस्कर में नोमालैंड फिल्म का जलवा देखने को मिला। इस बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इस साथ ही इस फिल्म ने बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी अपने नाम किया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड द फादर के लिए एंथनी हॉकिंस को मिला, तो वहीं फिल्म नोमालैंड ने बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा के हाथ निराशा लगी है। उनकी फिल्म द व्हाइट टाइगर बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, लेकिन इस कैटेगरी में यह अवार्ड द फादर के नाम रहा। अवार्ड्स हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में घोषित किए गए, जिनमें नोमालैंड का बोलबाला सबसे ज्यादा देखने को मिला। 3 अवार्ड्स बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्शन के इस फिल्म को मिले। टीवी की दुनिया में कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने एक नई पहचान स्थापित की है। द कपिल शर्मा शो में डॉक्टर मशहूर गुलाटी का किरदार निभाने वाले सुनील अब नए किरदार में सामने आने वाले हैं। सुनील अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक नए कॉमेडी शो लेकर आ रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से मायूसी छाई हुई है। सुनील के नए शो लोग हंसे तो फंसे की स्ट्रीमिंग 30 अप्रैल से शुरू होगी। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। ऐसे में कई देशों ने भारत की मदद की बात कही है, वहीं कई कंपनियां भी मदद के लिए आगे आई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी इस कोरोना संकट में भारत की मदद की बात कही है। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी मुसीबत की घड़ी में भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। इसी के मद्देनजर अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि महामारी की शुरुआत में भारत ने हमारे अस्पतालों में सहायता भेजी थी, अब जबकि उसे जरूरत है तो हम मदद के लिए तैयार खड़े हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी कहा कि हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर के चलते इटली ने भी भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इटली के स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में ट्वीट कर बताया कि ऐसे सभी बाहरी लोगों को इटली में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया है जो पिछले 24 दिनों में भारत में रहे हों या फिर वहां से आ रहे हों। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार कई और देशों ने भी इसको लेकर सख्ती बढ़ा दी है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर से आपको बताएं कि महाराष्ट्र में 48,700 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन एक राहत की बात यह है कि 60,000 से ज्यादा केस लगातार आ रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ी राहत है। हालांकि 524 संक्रमितों की जान चली गई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की होगी आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, ये कहा गया है सरकार के द्वारा। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण पूरे देश में आतंक फैला रहा है, अपना कोहराम मचा रखा है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र से 48,700 से ज्यादा संक्रमित अभी भी आए हैं। वहां पर लगातार बीते कई दिनों से लगातार लॉकडाउन जारी है। बावजूद इसके जो आंकड़े हैं अभी भी जो 40,000 से ऊपर आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि बीते एक सप्ताह के बाद में 60,000 से कम केस आए हैं और ये महाराष्ट्र सरकार के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर होगी, महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी एक राहत की खबर है। लेकिन अभी भी 40,000 से ज्यादा केस आना कहीं ना कहीं चिंता की बात है। आपको बताएं कि 48,700 नए कोरोना के संक्रमित मामले आज 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र से सामने आए हैं। आपको यह भी बताते चलें कि लगातार कोशिश यही की जा रही है कि सख्ती की जाए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। ब्रेक द चेन के नाम से लगातार लॉकडाउन लगाया हुआ है
महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है कि ब्रेक द चेन के नाम से कोशिश की जाए कि इस चेन को तोड़ा जाए और तमाम स्थिति को संभालने के लिए लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन देने की भी कोशिश की जा रही है, वैक्सीन देने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब बीएमसी के पास 1,80,00,000 से ज्यादा एक बार फिर से डोज मिली है, जो कि 3 से 4 दिन चल सकती हैं। इसके साथ ही इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको ये बताते चलें कि महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि पूरी कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि इस संक्रमण के दौर में वैक्सीन से थोड़ी राहत मिल रही है। जो लोग जिन्हें वैक्सीन लगाई जा चुकी है वो लोग या तो संक्रमित नहीं हो रहे हैं या फिर संक्रमित हो रहे हैं तो उन्हें अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये एक्सपर्ट्स का दावा है, लेकिन इसके साथ ही अभी भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अभी भी चिंता वाले हैं, क्योंकि करीब 40,000 से ज्यादा आंकड़े अभी भी आना चिंता की बात है महाराष्ट्र के लिए। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात मुंबई के लिए है। मुंबई में लगातार बीते एक सप्ताह से जो संख्या है वो कम होती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र से। आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 524 नए संक्रमितों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी आप तक पहुंचा रहा है। लगातार पूरे देश में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। तेजी के साथ संक्रमण के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ महाराष्ट्र से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सोनी, महाराष्ट्र में एक बार फिर से 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, 524 संक्रमितों की जान चली गई है। क्या कुछ अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं। जी देखिए, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। वहीं मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में रफ्तार कहीं न कहीं जो 47% कम हो रही है, जिसको देखा जाए तो आज के जो आंकड़े अब बेहद संतोषजनक है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार अब लगातार एक कोशिश में है कि जो आंकड़े 3,877 आए हैं वो कहीं न कहीं मुंबई के लिए राहत भरा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि डेथ रेट जो है, मौत दर है लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं बढ़ रही है। वही मुंबई में अगर बात की जाए तो मुंबई में जिस तरह से डेथ रेट 1.51 थी, वहीं अब घटकर 1.48 के आसपास हो गई। तो जाहिर तौर पर डेथ रेट में काफी इजाफा देखा जा रहा है। लिहाजा सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ब्रेक द चेन के तहत किसी भी हालत में मुंबई की स्थिति जो है सुधारा जाए, महाराष्ट्र की स्थिति में सुधार किया जाए। बिल्कुल सत्यप्रकाश सोनी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरह की स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है, हालांकि राहत की बात यह कि 60,000 से कम केस आए हैं, ये राहत की बात है, लोगों को भी राहत मिलेगी। मुंबई में बीते एक सप्ताह से लगातार केस कम हो रहे हैं, लेकिन साथ में वैक्सीनेशन की अगर हम जानकारी लेना चाहें, वैक्सीनेशन को किस तरह की स्थिति है, क्योंकि वैक्सीन लगाने वाले लोग कम संक्रमित हो रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए, वैक्सीन जो अगर फर्स्ट डोज की बात करें तो फर्स्ट डोज में बताया गया था कि 28 से 45 दिन तक जो डोज का जो असर रहेगा वो कहीं न कहीं इम्यूनेशन पावर बढ़ाने के लिए रहेगा। उसके बाद जो सेकेंड डोज दी जाएगी उसमें आपको किसी भी तरह का संक्रमण रहेगा तो 70% वो संक्रमण को रोकेगा। हालांकि जिस तरह से बताया गया था कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा, ये बेहद गलत है। वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों में संक्रमण देखा जा रहा है, लोगों के हालात भी खराब हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर कहा गया था कि 95% मौत नहीं होगी, लिहाजा संक्रमण हो सकता है, यानी कि जो इन्फेक्शन का रेट है वो काफी कम रहेगा। ये वजह है कि लगातार लोगों में एक जागरूकता है, लगातार लोगों में एक उत्साह भरा हुआ कि जल्द से जल्द वैक्सीन लिया जाए। हालांकि जिस तरह से कहा गया है कि देश में जो है अब आने वाले समय में 1 मई से जो है 18 से ऊपर वालों को के लिए भी जो है वैक्सीनेशन का जो है दौर शुरू कर दिया जाएगा। लोगों को उत्साह है कि हमारा नंबर कम आएगा, इसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। इस तरह से बताया जा रहा है कि देश में 1.43 करोड़ वैक्सीनेशन का तैयारियां हो चुकी है। तमाम सिस्टम जो है कहीं कहीं महाराष्ट्र में जो सुचारू रूप से संचालित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी।